हमने सुना कि आपकी मुलाकात चंद दिन पहले एक साहब से हुई जिनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया। तो बतौर ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और बतौर ज़िम्मेदार शहरी मुझे ये जान के खुशी है कि हमारी एडवाइस और आपकी रजामंदी इसमें शामिल है कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे। कोरोना के साए वजीर आजम हाउस तक पहुंच गए। इमरान खान का आज कोरोना टेस्ट होगा, डॉक्टर फैसल ने बता दिया। वजीर आजम इमरान खान ने महलिक वायरस के हवाले से हुकूमती पॉलिसी बता दी। कहा किसी भी माशरे में लॉकडाउन तवील अरसे तक नहीं चल सकता, मईशत मुश्किल में है, हमें लोगों को गुर्बत और भूख से बचाना है। पहले दिन से खदशा था, हमें वायरस से ज्यादा खतरा भूख से है। वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि अगर रमजानुल मुबारक में कोरोना फैला तो मसाजिद को बंद करना पड़ेगा। रमज़ान के अंदर किसी मस्जिद के अंदर ये वायरस फैलती है, हमें एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बंद करनी पड़ेगी। कोई नहीं चाहता कि मस्जिदें वीरान हो, और हम अब सोच रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कैसे अपने मुल्क को आगे चला सकें। हमें अपने लोगों को गुर्बत से बचाना है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी कोरोना वायरस का शिकार, टेस्ट मस्बत आने के बाद करंटीना में चले गए। फैसल ईदी का कहना है 2 रोज से बुखार और सर में दर्द था, अलामत जाहिर होने पर टेस्ट कराया जो मस्बत आया। घबराने की कोई बात नहीं, तबीयत पहले से बेहतर है, जल्द मुकम्मल सेहतयाब हो जाऊंगा। पहली प्रायोरिटी और इस वक्त ओनली प्रायोरिटी इसके ये वायरस ना फैले, नहीं तो दिहाड़ीदार रहेंगे नहीं। अनफॉर्चुनेटली मेरा तो ये कंसर्न है, वैसे यार जितने देने नहीं देने आपकी मर्जी है, वायरस ना दें लोगों को जमा करके। विफाकी हुकूमत पैसे दे वायरस ना दे, विफाक के साथ ताउन रखना चाहते हैं। सूबों को कुछ ना दे लेकिन अवाम का जरूर सोचें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाड़काना में मीडिया को ब्रीफिंग, कहा मसाजिद जाने से किसी को नहीं रोक सकते, SOPs पर अमल करवाना मस्जिद इंतजामिया का काम है। सिंध हुकूमत अगर कारोबार खोलना चाहती है तो विफाक को कोई एतराज नहीं। गवर्नर सिंध की ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के वफ्द से गुफ्तगू, लॉकडाउन के बायस मार्केट्स की बंदिश, छोटे ताजिरों की मुश्किलात और SOPs के तहत कारोबार खोलने की इजाजत पर बातचीत। इमरान इस्माइल ने कहा मार्केट्स खोलने के मुतालबे का हामी हूँ। सिंध का प्रॉब्लम यह है कि सिंध प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर रहा। बताएं सिंध के वजीर सेहत का नाम क्या है? गूगल करना पड़ेगा, अगर वो एक्टिव हो तो पता चले। 9 मीटिंग्स हुई हैं 1 महीने में। NCC वज़ीर आला सिंध भी होते थे, एक चीज़ पे एग्री करते थे, बाहर जाके मुकर जाते थे, हाथ जोड़ के कहते हैं कि गंदी सियासत मत करें। सेनेटर फैसल जावेद ने सिंध हुकूमत के सामने हाथ जोड़ दिए। कहते हैं सिंध हुकूमत की अमली कारकर्दगी सिफर है, सूबाई वजीर सेहत का कोई नाम तक नहीं जानता। शेख रशीद ने वजीर आजम को सियासी मुखालिफिन और मीडिया से सुलह का मशवरा दे दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ खुद नैब में पेश नहीं होंगे, जाकर लाना पड़ेगा। संगीन केसेस से ला इल्म शहबाज शरीफ कोरोना की फ्लाइट पर आए, वो कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर लौटे थे। शहबाज शरीफ कोरोना की फ्लाइट पे आया, वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था। उसको पता नहीं था कि उसके खिलाफ इतने सीरियस केस हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सियासी मुखालफिन के साथ, मीडिया के साथ सुलह करें। एक और बहरान, एक और तहकीकात, हुकूमत का एक और बड़ा ऐलान। पावर सेक्टर में कितनी करप्शन और बेज़ाब्तगियां हुई, ऑडिट और फॉरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी के लिए कमीशन बनाने और तहकीकाती रिपोर्ट अवाम के सामने रखने का फैसला। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस अफराद और इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी ने भी कानून की खिलाफ वर्जी की, अगर कोई बेज़ाब्तियों के अंदर शामिल रहा जिसकी कीमत और बड़ी भारी कीमत पाकिस्तान की कौम को अदा करनी पड़ी, तो उसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। गंदम और चीनी बहरान में किस किस ने अरबों रुपए का फायदा उठाया, नैब ने हर पहलू से तहकीकात करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन नैब की सरबराही में एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो का कहना है तमाम तहकीकात बर वक्त मुकम्मल करेंगे। कौम की लूटी गई दौलत की वापसी हमारी अवलीन तरजीह है। इबरतनाक इंजाम होगा बट साहब, इसका मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। सबकी होगी सर, इजाज़त देने वाले भी, इजाज़त लेने वाले भी, जो उसमें से फैसिलिटेटर थे वो भी, और जो बेनिफिशरी हैं वो भी। आटा चीनी स्कैंडल में मुलव्विस अफराद का अंजाम इबरतनाक होगा। इमरान खान के होते करप्शन करने वाले बच नहीं सकते। पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान ने खामोशी तोड़ दी। समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा
जहां सब्सिडी हो वहां बेईमानी और करप्शन होती है। इजाजत देने वालों के साथ सहूलतकारों के खिलाफ भी एक्शन होगा। आमदन से ज्यादा असासों का केस। नैब ने सैयद खुर्शीद शाह की अहलिया, दोनों बेटों, बेटी और दामाद को 5 मई को तलब कर लिया। नैब के मुताबिक तमाम अफराद को बैंक ट्रांजैक्शंस की मालूमात के हवाले से बुलाया गया है। और दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात का हल निकालने के लिए समा की लाइव टेलीथॉन, जिसमें होंगे वजीर आजम इमरान खान, मारूफ सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक के साथ 23 अप्रैल जुमेरात की शाम 4 बजे। मुश्किल वक्त में दिल खोल कर अतियात दें, पाकिस्तान का साथ दें। अहम एजेंडा नंबर हमारा आज का था, जिसमें एजेंडा नंबर 5 के एग्जाम्पशन दी गई है। वो कैबिनेट के जो इससे पहले एक ऑर्डिनेंस भी आया, प्राइम मिनिस्टर ने उस हवाले से मीडिया को आगाही भी दी। आज वो तमाम जो सर्विसेज रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, उनको अंडर ICT ऑर्डिनेंस 2001 जो था उसके अंदर तरमीम की मंजूरी दी गई है और एग्जाम्पशन दी गई है, जिसके तहत जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में मौजूदा 5% टैक्स था उसको कम करके 0 कर दिया गया। इसी तरह जो सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डीलर्स एंड रियल एस्टेट एजेंट्स, उनके ऊपर लागू जो टैक्स था उसको 5% कम करके 0 कर दिया गया। इसी तरह सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स, उनके ऊपर जो टैक्स था उसको भी आज 0 कर दिया गया है। और ऐसे कम लागत वाले घर जो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत तामीर किए जाएंगे, उन पर प्रॉपर्टी डेवलपर्स की सर्विसेज पर जो टैक्स है उसको भी 0 कर दिया गया है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो डेली वेजर के लिए, मज़दूर के लिए और जो उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जुड़े प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आपके इस शोबे के साथ जुड़ा जितना भी तरखान है, पेंटर है और मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक किसी न किसी मद में वो उसके अंदर हिस्सेदार है, वो मज़दूर हो, वो डेवलपर हो, वो लैंडलॉर्ड था या कोई और इन्वेस्टर है, उन सब के हकूक़ का इस लेजिस्लेशन में तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। और इसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसको सरकारी सरपरस्ती दी जाए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ 40 और सनतें जुड़ी हुई हैं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इस अज़म को एक दफ़ा फिर दोहराया कि जब इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो गरीब के घर का चूल्हा चलेगा। तो इसी अज़म के तहत ये टैक्स जो है उनमें वेव ऑफ दिया गया, ताकि कोरोना के साथ जुड़ा जो हमारा मुआशी चैलेंज है, जो हमारी बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, जो इस वक्त गुर्बत और अफलास में इजाफ़ा हुआ है और जॉबलेस लोग जो हैं इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, उनको फिलफौर जहाँ से इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है वो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। तो इसको पूरे ज़ोर शोर से शुरू करने का प्राइम मिनिस्टर ने फ़ैसला किया है। और आज उसके रास्ते में ये जो स्पीड ब्रेकर थे, जो रुकावटें हायल थी, आज कैबिनेट ने उनको भी दूर कर दिया है। एजेंडा नंबर 6 के तहत प्राइम मिनिस्टर चूँकि हमारी जो फिनांस और रेवेन्यू कमेटी है उसको हेड करते थे, जिसकी वजह से तमाम डिसीजन मेकिंग जो थी वो प्राइम मिनिस्टर के पास आती थी और बहुत सारा उनका कीमती वक्त जो था वो पॉलिसी डिसीजंस में सर्फ होता था। तो आज कैबिनेट में ये प्रपोज़ल लाई गई कि जो ये ज़िम्मेदारी है एडवाइज़र टू फाइनेंस को दी जाए, ताकि प्राइम मिनिस्टर की बजाय ये ज़िम्मेदारी वो अदा करें और उनको एडवाइज़र लगा दिया गया है। इसका फिनांस एंड रेवेन्यू की जो हमारी कमेटी है कैबिनेट की, उसको देखने के लिए और अल्टीमेटली यानी
SOEs जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज़ हैं उनके हवाले से जो भी डिसीजंस या डिस्कशन या पॉलिसीज़ हैं वो एडवाइज़र टू फाइनेंस जो हैं या एडवाइज़र ऑन फाइनेंस वो उसको देखेंगे और फिर हतमी मंजूरी के लिए वो कैबिनेट के सामने आएंगी। एजेंडा नंबर 8 के तहत जो काबीना कमेटी बराए तवानाई के 20 अप्रैल के फैसले जो थे उसकी कैबिनेट के सामने आज मंजूरी के लिए पेश किए गए और इस शोबे में इस्लाहात के हवाले से जो इस्लाहात लाई गई हैं उसमें वज़ीर तवानाई को जो प्राइम मिनिस्टर ने हदायत की थी कि वो एनर्जी सेक्टर की रीस्ट्रक्चराइजेशन करें। इस सेक्टर के अंदर जो है वो एक टिपिकल जब से ये सेक्टर बना है वही एक स्ट्रेट अवे एक ऐसा निज़ाम चल रहा है जो डिजिटलाइजेशन के साथ जुड़ा नहीं है, जिसके अंदर जो है वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए बेपनाह गैप्स हैं और दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इस सेक्टर में उसकी इस सेक्टर में कमी है और फुकदान है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे जो काबीना कमेटी बराए तवानाई है उसने रिकमेंडेशंस दी हैं और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया है कि आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस जो हैं उनकी तरफ जाया जाए और रवायती तरीक़ों से हट के इस सेक्टर की असर नौ रिवाइवल हो। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी को जो मैंडेट दिया था उसमें तरजीही बुनियादों पे निजकारी जो था वो नंबर 1 था और वो निजकारी के लिए उन्होंने जो ISCO और PESCO को आज कैबिनेट में रिकमेंडेशन दी हैं कि तरजीही बुनियादों पर इनकी निजकारी शुरू की जाए और जो अदारे निजकारी के अलावा हुकूमत की सरपरस्ती में रहते हैं उनको भी प्रोफेशनल ग्राउंड्स पे रीस्ट्रक्चराइज किया जाए। और मिनिस्टर हमारे जो एनर्जी हैं उमर अयूब साहब उनको आज कैबिनेट ने हदायत दी हैं कि वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर एक कम्प्रीहेंसिव एनर्जी रिफॉर्म्स एंड रीस्ट्रक्चराइजेशन प्लान लाएं ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं और जो हमारी पावर प्रोडक्शंस यूनिट्स हैं और फिर हमारे जो ओवरऑल टैरिफ से जुड़े अदारे हैं और जो हमारा एक बसूदा निज़ाम है बिजली का उसकी अजियत से अवाम को छुटकारा मिले और इसके अंदर इस अदारे के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी और करप्ट प्रैक्टिसेस हैं यानी करप्ट प्रैक्टिसेस को ख़त्म किया जाए और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए उसी सूरत में मुमकिन है जब इसको डिजिटलाइज़ किया जाए और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा नए पाकिस्तान का जो डिजिटल पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का विज़न है उसके ऐन मुताबिक ये रिफॉर्म्स मुतारफ़ की जाएँ। एक जो आज चूँकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने एक अहम इशू रखा गया जिसके तहत क्लोरोक्वीन एक ऐसी दवाई जो मौजूदा हालात में दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उसकी डिमांड जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर को बताया गया कि मुख्तलिफ दोस्त ममालिक ने प्राइम मिनिस्टर से भी और मुतलका मिनिस्ट्री से और फ़ॉरेन ऑफिस से इस दवाई को पाकिस्तान से अपने ममालिक में इंपोर्ट करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कैबिनेट को बताया कि मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने उनको कॉल करके क्लोरोक्वीन के लिए दरख्वास्त की है